हेलो एवरीवन। आज मैंने चैप्टर रखा है कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करनी है। बीपीएससी के प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू तक की पूरी रणनीति की चर्चा आज हम करेंगे, क्योंकि आपके हज़ारों कॉल्स और जो मैसेजेज आए हैं उसमें आपने कहा है कि आपको बीपीएससी के लिए अलग से आपको समझना है कि उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप शुरू से लेकर अंत तक अब लाइव को देखते रहें और अपने क्वेश्चंस को करें। इसका रीज़न केवल यह है कि मैंने पूरी तैयारी करके आज आपके सामने आया हूं, ताकि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत न पड़े। इससे पहले आप मेरे पेज को फॉलो भी कर लें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप अप टू डेट रहें। जो भी इन्फॉर्मेशन प्रिपरेशन से संबंधित है वो आपको मिलता रहे। सबसे पहले आज बोर्ड का रिजल्ट आया है और 81% छात्रों ने बाजी मारी है। छात्र छात्राओं ने, सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। जो इसमें फेल कर गए हैं बिल्कुल निराश नहीं हो, क्योंकि असफलता यह बताती है कि सफलता के लिए किया गया प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ, या आपने खूब अच्छे से एग्ज़ाम दिए हैं और आपके मार्क्स कमाए हैं, तो आप स्क्रूटनी के लिए बोर्ड को फिर से क्लेम कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन, और जो बिल्कुल माइनर चार्जेज है उसको देकर अपनी कॉपी को फिर से चेक करवा सकते हैं। क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, इसलिए इस बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। जितने भी टॉपर हुए हैं सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की करें, वो फिर 10+2 में एडमिशन ले, और फिर जो भी उनका एम है अभी से डिसाइड करना चाहिए। कई जो टॉपर्स हैं उन्होंने कहा है कि उनको आईएएस बनना है, कई ने कहा मेडिकल में जाना है, कई ने कहा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जाना है। ख़ास तौर से आज मैं चर्चा करूँगा अंशुमान ठाकुर का, जो सीतामढ़ी से है। चूँकि मैं सीतामढ़ी में डीएम था और भूतही उच्च विद्यालय गया था भूतही झंडोत्तोलन के समय, तो वहाँ उसी स्कूल से अंशुमान, जो कि पूरे ज़िले में टॉपर बने हैं, इसके लिए अंशुमान ठाकुर को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और जितने भी सीतामढ़ी और पूरे बिहार के वैसे सभी छात्र छात्राओं को जो बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाए हैं, सफल हुए हैं, उन सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में तरक्की करें और आगे इसी तरह से खूब सारी तैयारियाँ करें, ताकि आप सफल होते रहें। तो अब हम चलते हैं बीपीएससी की तैयारी की तरफ। तो बीपीएससी की तैयारी को आप बहुत गंभीरता से लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि पीटी का रिजल्ट आ गया है और मेंस का एग्ज़ाम जब भी नॉर्मल सिचुएशन होगी तो होगी। उसके बाद जो है 66वीं के लिए नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ में आने की पूरी संभावना है, और उसमें अच्छी खासी सीट आनी है। इसीलिए आपके पास तैयारी के लिए बहुत समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अगस्त सितंबर तक एग्ज़ाम होने की भी संभावना है। हालांकि जो बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है उसके मुताबिक जून में उसको एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, बट यह अभी संभव होता दिख नहीं रहा है। लेकिन यह मान के चलिए कि आपको जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करनी है। तो बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बीपीएससी को क्लियर कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, उसके लिए सही रणनीति की ज़रूरत है, बहुत पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले शुरू करता हूं बीपीएससी के पूरे सिलेबस की। तो बीपीएससी का जो सिलेबस है वो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में डिवाइड किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यह 2 घंटे की परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा जो है उसमें जनरल हिंदी से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव है। मुख्य परीक्षा पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव है। 2 जीएस का पेपर है, प्रत्येक जीएस का पेपर 300 + 300 मार्क्स के हैं, यानी कि 600 मार्क्स के जीएस के पेपर हैं। और एक ऑप्शनल पेपर जो आप वैकल्पिक विषय के रूप में लेते हैं, वह एक पेपर बनाया गया है। पहले यह 2 पेपर हुआ करता था और वह 300 मार्क्स के हैं। तो हिंदी के जो 100 मार्क्स के एग्ज़ाम है, पेपर है, वह केवल क्वालिफाइंग करना है। उसमें 100 में से केवल 30 मार्क्स लाने हैं, तब आपके बाकी जीएस और ऑप्शनल के जो आपके कॉपी है उसकी चेक की जाएगी। जीएस के लिए 2 पेपर और ऑप्शनल के लिए 1 पेपर, यानी कि 3 + 3, यानी कि 900 मार्क्स का मुख्य परीक्षा होती है। हालांकि 1000 की होती है, लेकिन मेरिट जो बनता है वो 900 पे बनता है। जब आप मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। साक्षात्कार में 120 मार्क्स के इंटरव्यू लिए जाते हैं। तो कुल मिला के अगर मेरिट देखा जाए तो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, यानी कि मुख्य परीक्षा के 900 मार्क्स और इंटरव्यू की 120 मार्क्स, यानी 1020 मार्क्स पे ही मेरिट तैयार किया जाता है। तो हम एक एक करके डिटेल करेंगे कि किस तरह से आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, उसके लिए बुक क्या होंगे, उसकी रणनीति क्या होगी।
तो फ्रेंड्स आप बने रहिए। अब हम चलते हैं पीटी की तरफ। पीटी जो है आजकल बहुत टफ हो गया है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि जब सीटें कम होती है तो सीट के 10 गुना ही आपको रिजल्ट प्रीलिम्स में आता है, जबकि यूपीएससी 13 गुना रिजल्ट देती है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या दूसरे जो कमीशंस है वो अपने हिसाब से रिजल्ट ज़्यादा देती है। पूरे इंडिया में एकमात्र कमीशन है जो केवल अपने सीट का 10% ही रिजल्ट देती है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी इतनी बेहतर होनी चाहिए कि आपका पीटी कंफर्म हो, क्योंकि आपके परीक्षा का पहला दरवाज़ा यहाँ से शुरू होता है। तो फ्रेंड्स पीटी के लिए आपको जैसा मैंने बताया कि पीटी की तैयारी कैसे करनी है, तो स्टार्ट करते हैं पीटी की तरफ। सो पीटी के लिए आपको 150 क्वेश्चंस, 2 आवर्स, 2 घंटे का एग्ज़ाम। इसका सिलेबस की चर्चा हम सबसे पहले करते हैं। इसमें 8 टोटल जो है 8 सब्जेक्ट का समावेश किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ भी इसमें रखा गया है जो 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस, पॉलिटी। सो टोटल जो है 8 सेक्शंस इसमें। बिहार स्पेशल 8वां है। टोटल 8 इसमें जो है सो सेक्शंस है प्रीलिम्स के लिए। तो एक एक करके एक एक सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। प्रीलिम्स में 150 में से अगर आप 100 क्वेश्चन को सही करते हैं तो आप इसमें सफल होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2-3 एग्जाम्स में कभी 92, कभी 94, कभी 97 तक का कट ऑफ आता रहा है। जब भी रिजल्ट कम होता है तो कट ऑफ 97 जाता है, जब रिजल्ट ज़्यादा होता है तो कट ऑफ जो है वो 90 प्लस होता है। बट ये जनरल का मैं बता रहा हूँ। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए और ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए उनके जो मार्क्स है वो 5 से लेकर 10 मार्क्स तक डाउन होते हैं। तो वो कैटेगरी के हिसाब से होता है, आप उसकी कट ऑफ जो है अलग से देख सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ हिस्ट्री में स्पेशली जो है आपको देखना है उसका जो 2 पार्ट है। एक तो है इंडियन हिस्ट्री कल्चर, जिसमें कि बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार के आप देखेंगे कि मौर्य काल, गुप्त काल, ये 2 इम्पोर्टेंट सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रीडम मूवमेंट का वो पीरियड होता है जिसमें कि आपसे क्वेश्चन संथाल, बिरसा मुंडा, 1942, सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन से क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो बिहार का भी होना चाहिए उसमें, और साथ में आपको फ्रीडम मूवमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उससे भी, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो हिस्ट्री का पूरा का 2 सेक्शन देखेंगे। हिस्ट्री की यह है आपकी तैयारी। करेंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो करेंट अफेयर्स में स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों ही सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स आपको करंट पे खास फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहां हिस्ट्री में 20 क्वेश्चंस होते हैं तो करंट में कई वर्ष में यह 5 क्वेश्चन भी हो सकता है, कई बार वो 0 भी होता है, और समटाइम्स ये 30 तक क्वेश्चन होता है। तो बहुत अनिश्चितता होती है करंट को लेकर। तो इसकी तैयारी भी आपको बाकायदा करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी में भी आप देखेंगे कि बिहार के ज्योग्राफी की भी आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि बिहार के ज्योग्राफी का स्पेशली जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो, और रिवर्स जो नदियां हैं बिहार की स्पेशली उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के भूगोल से आपको आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, और फिर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन सामाजिक, आर्थिक और फिजिकल यानी कि भौतिक भूगोल। तो ये 3 सेक्शन जो है जिससे कि क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। अब हम चलते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, जहां आप देखेंगे इकोनॉमी। बिहार का जो विकास हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ 1991 के बाद और उसके पूर्व, वो 2 भाग में डिवाइड करके बिहार का विकास और फिर नेशनल डेवलपमेंट जो है भारत की आर्थिक व्यवस्था, उसके बारे में भी आपको तैयारी करनी होगी, और उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि यह क्वेश्चंस का नंबर जो है वो कभी 5 होता है, कभी 10 होता है, बट ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो है वो 25 के आसपास बना रहता है। 20 से 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे ही जाते हैं। अब फ्रेंड्स मैं चलता हूँ 5वें जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस में आपको अब देखना है, नॉर्मली जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए साइंस पढ़ने की ज़रूरत है। अदरवाइज जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है उनको साइंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइंस को भी आपको देखना पड़ेगा।
अब आते हैं छठे, यानी कि आपको मैथ। 10 क्वेश्चंस जो है वो मैथ के होते हैं। 10 क्वेश्चन मैथ को लेकर आपको बहुत डर भी होता है, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 10 क्वेश्चन को कैसे आप क्लियर करेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन का एडवांटेज जो साइंस बैकग्राउंड से हैं या जिनका मैथ है या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उन 10 क्वेश्चन का एडवांटेज उनको मिल जाता है, जबकि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो आगे हम बताएंगे किस तरह से इसको आप सोल्व करेंगे। मैं अभी पहले सिलेबस की चर्चा कर रहा हूँ, उसके बाद हम सीधे आपको पॉलिटी पे आते हैं। पॉलिटी में लक्ष्मी था। पॉलिटी में भी खास तौर पे आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, संविधान संशोधन, उच्चतम न्यायालय, पंचायती राज, ये टोटल के टोटल 11-12 चैप्टर है। वहीं से क्वेश्चन पॉलिटी में पूछे जाते हैं। सो पॉलिटी में भी आपको बिहार की जो राज्य व्यवस्था है उसको भी पढ़ना है, और भारत की भी जो राज्य व्यवस्था है उसको भी पढ़ना है। भारत के संविधान जो है उसकी भी चर्चा, उसको भी पढ़ना है, तब जाके आपका पूरी की पूरी जो है पॉलिटी की तैयारी हो पाती है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, जिसको कि मैंने नोट डाउन करके भी रखा है कि आपको आपके कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर पाऊँगा। मैथ का मैंने अब बिहार स्पेशल के लिए आप अलग से जो है आप तैयारी करेंगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि पीटी को क्रैक करने का, पीटी को क्लियर करने का क्या तरीका हो सकता है। पीटी को क्लियर करने के लिए आप 150 क्वेश्चन के बजाय 120 क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करिए। 150 के बजाय 120 क्वेश्चन की तैयारी करिए। अब मैं उसको बताता हूँ कैसे करेंगे। जैसे अगर आपको साइंस में प्रॉब्लम होती है तो आप साइंस को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। जिनका मैथ अच्छा है वो 10 के 10 क्वेश्चन उनको फ़ायदा होता है, एटलीस्ट 8 क्वेश्चन वो बना पाते हैं। फिर उसके बाद आती है बात कि जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स उनको किसी हालत में करनी होगी, तब जाके ये 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चन जो है अराउंड 100 पे जाते हैं। ऐसे में आपको करेंट भी देखना पड़ेगा। करेंट जैसे सेक्शन को पूरा करेंगे तो आपकी जो समस्या है उसका निदान हो जाता है। तो आप उस जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप डिवाइड करते जाइए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको देखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन की तैयारी हो। बिल्कुल 120 के करेंगे, 100 क्वेश्चन आपका सही होगा और आप सक्सेस हो जाएंगे। तो आते हैं सबसे पहले करेंट का। तो करेंट के लिए आपको जो देखना है, बुक लिस्ट की भी चर्चा करेंगे साथ में। करेंट के लिए घटना चक्र बहुत ही अच्छी मैगजीन है, उसको आप देखेंगे। अदरवाइज आप प्रतियोगिता दर्पण की भी वार्षिकी, अर्धवार्षिकी आती है, उसको देख सकते हैं। दोनों में से एक ही कोई भी मैगजीन आपको यूज करना है करेंट अफेयर्स के लिए। लेकिन जिनको एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर में देना है, उनके एज नहीं हुए हैं या इस बार वो एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो आप रेगुलर रूप से जनसत्ता और प्रभात खबर न्यूज़पेपर को रीड करिए। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, करेंट की पूरी तैयारी आप इस तरह से कर सकते हैं। करेंट को मैंने जो बताया हिंदी इंग्लिश के लिए, उसके हिसाब से तैयारी करिए। अब आते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो है वो क्लास 6 से लेके 12th यानी कि 12वीं तक की हिस्ट्री की किताब जो है आपको पढ़नी है। लेकिन इसमें भी ख़ास तौर से जो आपको फोकस करना है वो है 11वीं क्लास की एंशिएंट और 11th क्लास की मेराइवल बुक, और वो भी ओल्ड वाली। जैसे आर.एस. शर्मा की जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो ओल्ड एंशिएंट की पढ़नी है, उसी तरह से मेराइवल की जो है वो सतीश चंद्रा की जो बुक है वो भी ओल्ड की पढ़नी है, ओल्ड एडिशन वाली जो एनसीईआरटी है वो। और 12th क्लास की जो बिपिन चंद्रा की भारत का आधुनिक इतिहास है वो आपको 12th क्लास की पढ़नी है, वो जो है न्यू वाली जो एनसीईआरटी है उससे पढ़ना है। तो आपको ये 3 बुक्स ही देखना है हिस्ट्री के लिए, जहाँ से आपको इजीली आप उसको कर सकते हैं। बट कई बार होता है फैक्चुअल क्वेश्चंस का भी एक इशू आ जाता है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस को कहाँ से करें। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए आप फ्रेंड्स लुसेंट जो है उससे आप कर सकते हैं, केबीसी नैनो की भी जीएस है उससे आप कर सकते हैं। और एक सप्ताह के बाद मेरी भी बुक जो मैंने लॉकडाउन के दरमियान लिखी है उसको अपडेट किया है, उसकी जीएस की भी किताब आने वाली है केबीसी नैनो से, तो आप उसको भी देख सकते हैं, जो कि लुसेंट से काफ़ी इन्हेंस्ड है, लुसेंट से काफ़ी अधिक रीच किया गया है उस बुक्स को, और हैंडी भी है, पढ़ने में आपके लिए ईजी होगा। तो अब बुक्स भी लॉन्च होगी तो मैं आपको फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी आपको बताऊंगा कि यह बुक लॉन्च हुई है, उससे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं। जो लोग यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए नीतीश संघानिया मैंने बताया था आर्ट्स एंड कल्चर के लिए, तो आर्ट एंड कल्चर की वो बुक्स भी आप प्रेफर कर सकते हैं जहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। पर जब हिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं तो आप ये हमेशा याद रखिए कि बिहार के इतिहास को भी पूछा जाएगा और बिहार के इतिहास के बारे में भी आपको पूरी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। इसके लिए जो है इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है बिहार एक परिचय, यह किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है, उससे आप बिहार के हिस्ट्री की तैयारी कीजिए। बिहार की हिस्ट्री में ख़ास तौर पे चूँकि पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे तो मैक्सिमम जो एरा है, मैक्सिमम जो पीरियड है वो पूरी तरह से बिहार पे कंसंट्रेट है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिहार से ही संबंधित होते हैं। तो बिहार के जब जो हिस्ट्री की आप स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी इंडिया की भी तैयारी होती है। जैसे आपको क्वेश्चन जो है हड़प्पन काल में देखेंगे बिहार में नहीं है, बट हड़प्पन काल के बाद जो है वैदिक उत्तर वैदिक में से स्टार्ट करेंगे तो मौर्य, फिर आप महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, गुप्ता पीरियड या कनिष्का, ये सब 4-5 ऐसे चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। फ्रीडम मूवमेंट में भी आप देखेंगे तो फ्रीडम मूवमेंट के समय में भी भारत के आधुनिक इतिहास के साथ ही बिहार में जो उसका योगदान है, भारत की स्वतंत्रता में बिहार का योगदान, उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस खास तौर पे 1905 से लेकर 1947 के पीरियड के जो आंदोलन है उस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस पर खास तौर से आप लोग फोकस करिए। 1857 की क्रांति का फोकस करिए, चंपारण सत्याग्रह, संथाल और बिरसा मुंडा, ये आपको पूरा का पूरा सेक्शन देखना है। अब आपके मन में दो तरह की दुविधाएं आती है कई बार कि बिरसा मुंडा और संथाल विद्रोह ये दोनों तो झारखंड में हुआ था, तो अभी बीपीएस में पूछने का क्या लॉजिक होता है। तो फ्रेंड्स 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ, लेकिन ये 1857-1863 की बात जब हो रही है बिरसा मुंडा और ये संथाल विद्रोह की, तो यह समझ लीजिए कि यह बिहार के साथ ही कंपोजिट था उस समय। इवन की ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं थी, बंगाल भी साथ में। इसीलिए क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जाता है बिरसा मुंडा से, संथाल से, और चंपारण सत्याग्रह तो आप सबको पता है। तो हिस्ट्री के लिए पूरी तरह से आपको मैंने बताया है, इसी को फोकस करके हिस्ट्री की आपको तैयारी करनी होगी। चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 क्लास की जो न्यू एडिशन है उसको आपको देखना है। इसके साथ ही ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को आपको स्टडी करनी है। इससे आपकी पूरी की पूरी तैयारी जो है वो हो जाती है ज्योग्राफी की। बिहार स्पेशल के लिए अलग से उपकार पब्लिकेशन की बुक आती है, जिसमें कि ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी में केवल फिजिकल ज्योग्राफी और रिवर्स उसमें ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा बिहार से कहीं भी आर्थिक, सामाजिक, भूगोल से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप इसके लिए केवल जो मैंने बुक्स बताए हैं आपको भूगोल से यही करना है। आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में मैंने पहले ही बताया है कि 9th क्लास की एनसीईआरटी न्यू एडिशन की बुक्स, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ेंगे रमेश सिंह की बुक्स, और हिंदी वाले लाल एंड लाल की बुक्स पढ़ेंगे। बस ये इतनी सी बुक्स है। उसमें भी खास तौर से आपको आरबीआई, डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन, ये 3 चैप्टर जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कहीं भी अलग से इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ें, बिकॉज आपको इन सब की चर्चा ऑलरेडी ज्योग्राफी में होती है, जहां आपको सभी के सभी डिटेल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप सिलेक्टिव हो सकते हैं इकोनॉमिक्स को लेकर, और इकोनॉमिक्स के लिए को लेकर आप हमेशा अप टू डेट रहें, क्योंकि 80% क्वेश्चंस जो है इकोनॉमिक्स का वो करंट बेस्ड होता है। इकोनॉमिक्स में हालांकि क्वेश्चंस बहुत नहीं पूछे जाते हैं बीपीएससी में, लेकिन 10 क्वेश्चन लगभग होता है। जैसे पॉलिटी में भी 15 क्वेश्चन हो सकता है, 10 भी होता है, 15 भी क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। मैथ की चर्चा करेंगे तो मैथ की अब रणनीति खास तौर से क्या हमें रखनी है। मैथ के 10 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको मैथ नहीं आता है, आपके बैकग्राउंड नहीं है और आपके पास टाइम है, तो अपने सीनियर से, जिनका बैकग्राउंड मैथ का रहा हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, उनसे लास्ट 5 ईयर्स के जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, यानी लगभग 50 क्वेश्चंस, उससे संबंधित जितने भी ट्रिक हो सकते हैं उसको आप देख लीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल मेंटल एबिलिटी से संबंधित क्वेश्चंस होता है, न केवल मैथ का होता है, रीजनिंग से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट बेस्ट वे यह है कि आप जब ना समझे तो कोई भी बी या सी दोनों में से कोई भी आप एक कलर करेंगे तो उसमें से 3 क्वेश्चंस के सही होने की संभावना रहेगी। जहां 10 में से आपको कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ 3 क्वेश्चन मिल सकता है। यदि आप बी या सी जो भी आपको लगता हो, आप उसको 10 के 10 क्वेश्चन को कलर कर दें।
और अगर 1-2 क्वेश्चन बन जाता है तो निश्चित रूप से आप 10 में से 5 क्वेश्चंस को पूरी तरह से कर लेते हैं। वहाँ पे अभी कोई भी आपकी समस्या नहीं आएगी। बिहार स्पेशल के लिए जैसा कि मैंने बताया, इम्तियाज़ अहमद की बुक और केबीसी नैनो की बिहार एक परिचय बुक है, उससे अपनी बिहार से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सोल्व कर लीजिए। फ्रीडम मूवमेंट के लिए मैंने जैसा बताया था 12th क्लास की फिर बिपिन चंद्रा की बुक जो है उससे कर लेना है। जनरल साइंस के लिए 9th और 10th क्लास की जो बुक है उससे करनी है, 9th 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, और एक टीएमएच की आती है गाइड, उससे आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीलिम्स की तैयारी आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आपके मन में कई तरह की आशंकाएं होंगी कि अगर हमें अगले 3 महीने में एग्ज़ाम देना है तो जो बुक का लिस्ट हमने इतना लंबा चौड़ा बड़ा सा बताया है तो आप कैसे इसकी तैयारी करेंगे। हम आपको स्ट्रेटजी बताते हैं कि पीटी को कैसे पास कर सकते हैं। पीटी पास करने के लिए कॉन्फिडेंस और सही रणनीति का होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज पीटी बहुत टफ है, बाकी जो मेंस और इंटरव्यू का जो फेज आएगा उससे ज़्यादा, क्योंकि 10 गुना ही रिजल्ट इसमें आता है। कई बार जो है 5000 रिजल्ट होते हैं, कई बार वो 10,000 12,000 तक रिजल्ट होते हैं, डिपेंड्स करता है कि सीट कितना है। तो इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए सबसे पहले पीटी पे फोकस करना होगा, और पीटी को पास करने की रणनीति की तरफ हम चर्चा करेंगे। पीटी को पास करने का क्या तरीका हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पीटी को पास करने के लिए सबसे पहली रणनीति है कि आप सब्जेक्ट को चूज कर ले पहले, कि मुझे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स इतना करना है। जिनका साइंस है, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, 5 सब्जेक्ट, आप 3 को इग्नोर करके चल सकते हैं। पूरा का पूरा लेके चलेंगे तो कुछ स्टडी होगी, कभी नहीं होगी, कभी होगी। अब आप लोग के सामने आता है कि लुसेंट किताब को आप बार बार पढ़ते हैं फिर भी आपका प्रीलिम्स नहीं होता है। उसके रीज़न सिर्फ यह है कि प्रीलिम्स होने के लिए आप फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम कोई माला को पहनते हैं और माला में अगर धागा नहीं लगा हुआ हो, ऐसे ही बिखरा हुआ हो, तो माला नहीं बन सकता है। उसी तरह से एनसीईआरटी की बुक्स या टेक्स्ट बुक जो होती है वो अलग अलग जो फैक्ट होते हैं, माला का जो उसमें बिट्स होते हैं, उसको जोड़ने का काम करती है, और उसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। विदाउट कॉन्सेप्ट आप फैक्चुअल चीज़ों को नहीं जोड़ सकते हैं। जब आप जोड़ लेते हैं तब जाके आपकी पूरी तैयारी होती है। इसके लिए एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे, फैक्ट को आप लुसेंट से करेंगे, आपकी पूरी तैयारी हर एग्ज़ाम के लिए होगी, न केवल बीपीएससी के लिए बल्कि आप एसएससी सहित जितने भी बैंक, पीओ, रेलवे जितने भी एग्जाम्स देते हैं सभी में आपको इस तरह से काम आएगा। तो केवल फैक्चुअल पे आप पूरी तरह से फोकस करने के बजाय एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए और साथ में उसको लेके चलिए। जैसे हिस्ट्री की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी 6 से 12 क्लास की एनसीईआरटी बुक्स को आपको देखना है। और ख़ास तौर पे मैंने ही बताया था आरएस शर्मा की बुक एंशिएंट, सतीश चंद्रा की मेराइवल एंड विपिन चंद्रा की जो आपकी बुक है ये मॉडर्न की, वो पढ़नी, वो भी एनसीईआरटी की बुक्स ही है। 11th क्लास और 12th क्लास की बुक आती है, और ये 3 बुक्स जो है ओल्ड एडिशन की पढ़नी है। सो फ्रेंड्स, हिस्ट्री की तैयारी आप इस तरह से कर सकते हो। हिस्ट्री के क्वेश्चन कभी कम नहीं होते हैं बिहार में बीपीएससी में। तो बीपीएससी में आपको जहाँ सर्टेनिटी है कि हमको आएगा वहाँ से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक, तो आप हिस्ट्री पे फोकस करिए। ज्योग्राफी भी उसी तरह से, ज्योग्राफी भी कभी भी बहुत कम नहीं होता है। बहुत कम होगा तो 17-18 तक आएगा ही, लेकिन 30 क्वेश्चन तक भी आया है, कभी कभी 40 क्वेश्चन तक भी आया है। तो ज्योग्राफी में भी हमारे लिए बहुत अच्छा है कि एनसीईआरटी की क्लास 6 से 12th क्लास तक की अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स को ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के साथ पढ़ते हैं तो कहीं दूसरे बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इतनी सारी चीज़ें उसमें दी गई है, बहुत ईजी तरीके से दी गई है, तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अगर ऑप्शनल की तैयारी करनी है या जो ग्रेजुएट कर रहे हैं और उनको अपनी तैयारी को जारी रखना है, तो वैसे स्टूडेंट खुल्लर की बुक पढ़ सकते हैं, मामोरिया की बुक को अभी पढ़ के अपनी पोजीशंस को, अपने नॉलेज को आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बट अभी एग्ज़ाम प्रीलिम्स को पास करने के लिए आपको तरीके जो है वो अलग करने पड़ेंगे। अब आता है कि हम इसको किस तरह से करें, अपनी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आपने देखा होगा दृष्टिकोण जो है, दृष्टिकोण मंथन, आप वहाँ से ये कर सकते हैं कि वहाँ एक टोटल के टोटल जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं 10 ईयर्स के, आप उसको बनाइए, क्योंकि यहाँ रिपीट भी क्वेश्चन होता है। डायरेक्टली रिपीट क्वेश्चंस के नंबर जो हैं
टोटल 150 में से देखें तो ऑलमोस्ट 10 से लेके कभी कभी 20 क्वेश्चन तक डायरेक्टली रिपीट होगा, बट फैक्चुअल आधार पे देखेंगे तो अराउंड 150 में से कम 20 क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट ही होता है। वो मेरा देखा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं कि हमें किस तरह से देखना है। घटना चक्र से भी जो है आप क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं। घटना चक्र से आप अपने करेंट को कर सकते हैं। तो घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक और घटना चक्र के करेंट को आप देखेंगे तो आपकी तैयारी जो है आधी तैयारी वहीं से हो जाएगी, क्योंकि हर महीने के मैगजीन को कलेक्ट करके अपनी तैयारी को और अपने समय को गंवाने से बेटर है कि आप सीधे सीधे जो है वो घटना चक्र क्वेश्चन बैंक और करंट अफेयर्स पे फोकस करिए। बिहार की इम्तियाज़ अहमद की जो बुक है बिहार एक परिचय, उसको देखिए, लुसेंट की बुक देखिए और एनसीईआरटी की बुक्स मैंने जो बताई है उसको पढ़िए। एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ते समय एटलीस्ट आपका 80 पेज से लेकर 100 पेज आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सही समय में उसको कवर अप कर पाएंगे। उसको रिवीजन टाइम टू टाइम करना है, वो मैंने पिछले सेशन में बताए थे किस तरह से आपको उसको रिवीजन करना है। तो फ्रेंड्स, अगर 150 में से 100 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। कितना भी कम रिजल्ट आएगा आप सेफ़ हो जाएंगे। जब ज़्यादा रिजल्ट होगा तो 90 पे भी कट ऑफ है, आप सेफ़ होते हैं। बट इसमें से गर्ल्स के लिए ओबीसी, एससी, एसटी या फिर दूसरे कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मार्क्स कम होते हैं और कम हो जाते हैं। तो ये थी पीटी की पूरी रणनीति। पीटी को कैसे पास किया जाए, 66वीं की नोटिफिकेशन आएगी, उसकी तैयारी आप इस तरह से कर सकते हैं। आते हैं मेंस की तरफ। तो जैसा मैंने बताया था कि मेंस की तैयारी हम कैसे करें, तो मेंस के लिए चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेंस वह है जो अपने हाथ का होता है। हाथ का होने का मतलब है कि मेंस की तैयारी में आप जो लिखते हैं, जो प्रेजेंटेशन करते हैं, उसी पे मार्क्स डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, मेंस की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मेंस की तैयारी कैसे करनी है। चलते हैं सिलेबस को फिर से रिवीजन करते हैं और आपको बताते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस यह है कि 100 मार्क्स के हिंदी है, जनरल हिंदी, वो क्वालिफाइंग है। आपको 100 में से 30 मार्क्स आपको लाने होंगे। जीएस के 2 पेपर हैं जो 300 प्लस 300 मार्क्स के हैं और ऑप्शनल के 300 के 1 पेपर है। तो टोटल 1000 मार्क्स के मेंस के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें कि पहला 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग होता है, मेरिट बनता है 900 पे। उसको फिर से रिपीट करते हैं, 2 पेपर्स जीएस के और 1 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, यानी कि पूरे 3 पेपर से ही पूरा का पूरा मेंस आपका डिसाइड होता है। 900 मार्क्स, क्योंकि 1 पेपर 300 के हैं। तो जीएस की चर्चा हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि जीएस में आपको फर्स्ट पेपर के जीएस में क्या करना है। हम उसके साथ बुक का भी लिस्ट आपको बताते जाएंगे ताकि आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर सके। जीएस के फर्स्ट पेपर को अगर देखते हैं तो हिस्ट्री पहला सेक्शन है, जिसमें कि इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम मूवमेंट दोनों का ही समावेश किया गया है और उसमें बिहार का क्या योगदान रहा वह भी उसमें आपको पूछा जाएगा। तो पहला सेक्शन जो है वो फर्स्ट पेपर का पहला सेक्शन वह हिस्ट्री से संबंधित है। दूसरा सेक्शन है वो है करेंट अफेयर्स से संबंधित, जिसमें कि नेशनल इंटरनेशनल दोनों घटनाओं का समावेश करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तीसरा सेक्शन है वह है स्टैटिक्स का। तो ये 3 सेक्शन को मिला के पहला पेपर बनता है और 300 मार्क्स के एग्जाम लिए जाते हैं। तो हिस्ट्री की तैयारी के लिए वंस अगेन आपको बोलूँगा कि आप DN झा की बुक ज़रूर देखिए, उससे आपके हिस्ट्री एंड कल्चर की जो तैयारी है वो वहाँ से आपकी हो जाती है। एनसीईआरटी के बुक्स जैसे मैंने प्रीलिम्स के लिए बताए थे वही आपको मेंस में काम आएगा। बट वंस अगेन आपको हिस्ट्री, बिहार के हिस्ट्री की अगर चर्चा करनी होगी तो आपको रमेश सिंह की बुक देखनी होगी। और चूँकि आपने प्रीलिम्स में इम्तियाज़ अहमद की बुक को देखा है, आपको यहाँ से हेल्प हो जाएगा। बट आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कोई नहीं बताएगा। 3 ऐसे, जैसे आपको पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, ये 3 में से एक क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल रिवाइज होता है। कभी इस साल यह हुआ तो अगले साल यह पूछा जाएगा। अगर इस साल पाल पूछा है तो मौर्य और आप पटना कलम की तैयारी करिए, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो एक क्वेश्चन को इस तरह से हम पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बिजली का लुका छिपी के बीच जो है आप सभी जुड़े हुए हैं और फिर कोशिश करेंगे कि तब भी हम अपने बातों को कंटिन्यू रखें।
क्योंकि अब बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और समय निकालना मुश्किल होता है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। सो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप देखेंगे हिस्ट्री में मैंने 3 बताए थे। इसके अलावा देखेंगे कि आपको संथाल, बिरसा, चंपारण, ये 3 में से एक क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये 3 में से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बैठे बैठाए 9 अगर सेक्शन है, 9 में से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। बहुत ईजी है, एग्जाम को क्लियर करना बहुत ईजी है, लेकिन समझना जरूरी है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह से फ्रीडम मूवमेंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 की क्रांति, ये 3 में से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो 12 चैप्टर करते हैं और आपको 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। लिखना 3 से 4 क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। अगर उसको सेक्शन वाइज भी किया जाएगा, उसके बावजूद भी आपके पास क्वेश्चन की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर हिस्ट्री के 10 साल के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस सेक्शन को भी अगर आप एक बार नोट डाउन करेंगे एक पेज पे, तो आपको दिखेगा कि अल्टरनेट ईयर हर क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो तैयारी क्या करनी है, सबके लिए ईजी है, पर तैयारी यह करनी है कि आपका प्रेजेंटेशन बेहतर होना चाहिए, पैराग्राफ के साथ लिखा जाना चाहिए, उसमें मैप को दिखाना चाहिए, मैप में ड्राइंग करके बताना चाहिए। वहाँ से आपके दूसरे कैंडिडेट से 2 से 3 मार्क्स अगर हर क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो अराउंड 150 से 200 मार्क्स एवरेज कैंडिडेट से आपका ज़्यादा आता है। तो ये रही रणनीति आपकी फर्स्ट पेपर के हिस्ट्री की। करेंट के लिए भी वही है, करेंट में कभी रिपीट नहीं होता है, बट करेंट में जो घटनाएं घटते रहती है उससे संबंधित अगर केवल आप अवेयर हैं तो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आप उसको लिखने में सक्षम नहीं होंगे। कभी भी पेन उठाएंगे लिख सकते हैं, बट घटना चक्र को वंस अगेन मैं बोलूँगा, घटना चक्र से आप अपना करेंट जो है क्लियर कर सकते हैं मेंस के लिए। स्टैटिक्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर का जो तीसरा सेक्शन है स्टैटिक्स का, और बहुतों के लिए काफ़ी टफ है, बहुतों के लिए बहुत ईजी है। इसमें भी 10 ईयर्स के क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि बार डायग्राम को कैसे बनाना है, पाई चार्ट पूछा जाता है, पाई चार्ट को कैसे करना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। और क्रॉनिकल की एक गाइड आती है या फिर आप स्पेक्ट्रम की गाइड, दोनों में से एक कोई गाइड लीजिए। कुछ फार्मूला होगा एवरेज का से लेकर जितना भी है आप उसको देखेंगे, इजली है बहुत। 10 चैप्टर को करेंगे, 10 चैप्टर से आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चूँकि बिजली कटी हुई है इसीलिए कंसंट्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, बट नो प्रॉब्लम। सो आपको इस तरह से अपनी स्टैटिक्स की तैयारी करनी है। कोई सीनियर या टीचर का आप हेल्प ले सकते हैं। सो फर्स्ट पेपर बिल्कुल ईजी है, 300 में से आप इजली इसमें मार्क्स ला सकते हैं। जनरली फर्स्ट पेपर में बहुतों को बहुत कम नंबर आता है, बट अगर इसमें आप लीड लेते हैं, दूसरे से 20-25 नंबर ज़्यादा लेते हैं, तो आप हमेशा अच्छे रैंक के करीब पहुंच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप फर्स्ट पेपर की तैयारी इस तरह से कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड पेपर की तरफ। सेकेंड पेपर जो 300 मार्क्स के जीएस के हैं उसमें 4 सेक्शन है। ज्योग्राफी का सेक्शन है। ज्योग्राफी में फिर से भारत के आर्थिक, सामाजिक और भौतिक भूगोल के अलावे बिहार के भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी पोर्शन, रिवर्स, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट होता है, तो यहाँ भी कोई आपको समस्या नहीं आएगी। क्लास 6 से 12th क्लास तक की बुक्स आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी है, तो मेंस में भी ये आपको फ़ायदा होगा। इसके लिए अलग से कोई बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार स्पेशल के लिए सलाउद्दीन की बुक आती है उपकार पब्लिकेशन से, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी ज्योग्राफी इस तरह से हो जाती है। इकोनॉमी के लिए फिर से जो प्रीलिम्स में मैंने बताए थे उसी हिसाब से इकोनॉमिक्स के लिए क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट होता है। इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन करंट बेस्ड होते हैं। इसके लिए आप जो घटना चक्र मैंने मैगजीन बताए हैं वहाँ से आप करिए, क्वेश्चन जो पिछले 10 साल में पूछे गए वहाँ से तैयारी करिए। और अपने मीडियम के हिसाब से, जिनका मीडियम इंग्लिश है वो पढ़ेंगे रमेश सिंह की, जिनका मीडियम हिंदी है वो लालन लाल की बुक से अपनी 4 से 5 जो चैप्टर्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अलग से नोट्स बना लेंगे, एक ब्रीफ नोट्स बनाएंगे जो कि एग्जाम के समय आपको ईजी रहेगा। पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक और सुभाष कश्यप की बुक, या फिर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लक्ष्मीकांत प्लस पीएम बख्शी की बुक को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो और कम समय में समझना चाहते हैं तो आप स्पेक्ट्रम की गाइड को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा घटना चक्र की भी गाइड आती है जिससे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं।
बट मोटी मोटी किताब को देखने और समझने में आपको दिक्कत होगी, तो मैंने पिछले सेशंस में ही बताए थे कि पॉलिटी में भी क्वेश्चन जो है वो क्लियर है कि कहाँ से क्वेश्चन पॉलिटी में पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर पॉलिटी के क्वेश्चंस में अगर कहीं दिक्कत आपको हो रही हो तो उसके लिए आप प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को आप करिए, तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। आपको बुक मैंने बताए हैं वो बुक्स आपको देखने हैं। तो ये बात रही आपकी सेकेंड पेपर की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की। अब हम बात करते हैं इसमें जनरल साइंस नहीं बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए विवास पैनोरमा की बुक आती है, आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये 4 सेक्शन सेकेंड पेपर के हैं, 300 मार्क्स के होते हैं। अब चलते हैं हम ऑप्शनल पेपर की तरफ। सभी के ऑप्शनल अलग अलग होते हैं। लगभग 37 ऑप्शनल पेपर बीपीएससी ने रखा है। इसका मानक जो है पटना यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है वही उसका मानक है। पटना यूनिवर्सिटी के सिलेबस ही बीपीएससी अडॉप्ट करती है ऑप्शनल पेपर के लिए। तो अगर आपको सिलेबस की जानकारी नहीं हो तो पटना यूनिवर्सिटी का कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट, हिंदी लिटरेचर, मैथिली सहित सभी के लिए उसके जो बुक्स रिकमेंड किए जाते हैं वही बुक्स पढ़ने हैं। सिलेबस जो है वही सिलेबस, वहीं के सिलेबस को आपको पढ़ना है, उसी से आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। तो ये रहा आपका 900 मार्क्स का मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ रणनीति जिसकी चर्चा मैं आपको करना चाहता हूँ। मुख्य परीक्षा के लिए सबसे पहली रणनीति यह है कि आप डेली प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का। और बहुत ही ईजी तरीका यह है कि 10 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस करते हैं मेंस के लिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जहां से आपको क्वेश्चन मिलता है, न केवल ऑप्शनल पेपर में बल्कि जीएस में भी। बट ऑप्शनल में तो सभी के सभी क्वेश्चंस आपको लगभग मिलेंगे प्रीवियस ईयर से, तो वो तो बहुत ईजी है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। और सभी लोग इस तरह तैयारी करेंगे, बट अपने जो हैंड राइटिंग है, प्रेजेंटेशन है, वो बेटर होना चाहिए दूसरे से। और हर क्वेश्चंस में कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि दूसरे से आपको 2 से 3 मार्क्स ज़्यादा आए। तो उससे क्या होगा कि आपके 150 से 200 मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे दूसरे से, तब आपका सिलेक्शन बहुत इजी भी होगा और टॉपर लिस्ट में आप आ सकते हैं। और हमेशा तैयारी आप टॉपर के लिए करेंगे तो आप टॉप होंगे। सो फ्रेंड्स, टॉप के लिए तैयारी करिएगा तो ऑटोमेटिक आप जो है अच्छे रैंक भी मिलेंगे और अच्छे जॉब भी मिलेंगे, क्योंकि रैंक के हिसाब से आपको एसडीएम, डीएसपी और बाकी सीटीओ ये सब जॉब के हिसाब से मिलता है। तो इस आपको हमेशा रैंक जो है टॉप के लिए तैयारी करनी है ताकि अच्छा रैंक आपको प्राप्त हो। तो मेंस के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, अपने सीनियर से या फिर टीचर से चेक करवाना है, या फिर आप मेरे को भी भेज सकते हैं, मैं कॉपी चेक करके आपको बता पाऊँगा। बट आप इसके लिए केवल आपको स्कैन करके मेरे को आप पोस्ट कर देंगे, मैं उसको देख लूँगा जब भी संडे को मुझे टाइम मिलेगा। बट सभी लोग भेजेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हज़ारों लोग मुझसे जुड़े हैं, सबका देखना बहुत मुश्किल होगा। तो सीनियर्स का हेल्प ज़्यादा ले, टीचर्स का हेल्प ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं साक्षात्कार इंटरव्यू की। इंटरव्यू लास्ट दरवाज़ा है जिसको कि क्लियर करना है, लास्ट दरवाज़ा जिसको तोड़ना है या फिर खोलना है। इंटरव्यू के लिए जो है फ्रेंड्स ये कहा जाता है, जैसा मैंने बोला कि मुख्य परीक्षा अपने हाथ की है तो इंटरव्यू अपने हाथ की नहीं होती है, ये बिल्कुल लक की होती है। लक का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, कौन सा बोर्ड मिलेगा, उनका कैसा मूड होगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप कितने सहज हैं, तमाम तरह की चीज़ें जो है एक साथ घूमते रहती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनाएंगे तो आप बेटर करेंगे और मार्क्स अधिक लाएंगे। सो बीपीएससी के लिए 120 मार्क्स के इंटरव्यू लिए जाते हैं और इसमें 100 प्लस नंबर आते रहे हैं। जो टॉपर रहे हैं उनको 110 तक भी नंबर आते रहे हैं। 120 मार्क्स के आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी इस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अपनी बायोडाटा की तैयारी करिए। अपने नाम का कोई जिसका अर्थ होता होगा वो समझिए। आपके नाम से संबंधित कोई महापुरुष या कोई व्यक्ति हो उसके बारे में डिटेल्स पढ़िए। अपने जन्म तिथि के बारे में पढ़िए, उस दिन कोई महत्वपूर्ण घटना घटी हो, कोई चीज़ें इतिहास काल में हुआ हो, ऐतिहासिक समय में, वो देखिए, उस साल को देखिए। फिर आइए अपने गृह जिला, जो जिला से संबंधित हैं आप उस जिला की तैयारी करिए। फिर आइए स्टेट यानी बिहार की जो समस्या है, बाढ़, सूखा और तमाम तरह की ट्रैफिक सहित जो तमाम समस्याएं हैं उसकी तैयारी करिए।
तो आप बायोडाटा की तैयारी इस तरह से करिए। बायोडाटा में आपका शैक्षिक योग्यता से संबंधित भी, कहाँ से आपने बोर्ड किया है, 10+2 कहाँ से किया है, इस स्कूल के बारे में, उस कॉलेज के बारे में, कॉलेज और स्कूल किसी महापुरुष के नाम पे है तो उस महापुरुष के बारे में, आपके फादर यदि बिजनेसमैन है तो किस चीज़ का करते हैं उसके बारे में, अगर फार्मर्स है तो आपको कृषि का भी जानकारी होना जरूरी, क्योंकि बचपन आपने अपने पिताजी के साथ आपने बिताया होगा तो आपको पता होना चाहिए रबी फसल खरीफ फसल क्या होता है, कैसे उसकी बुआई होती है, कब काटा जाता है, तमाम तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इसके हिसाब से अपने बैकग्राउंड के हिसाब से पूरी तैयारी करिए। बट आपके मन में हमेशा आएगा कि क्या क्या पूछा जाएगा, तो जब भी आपको मूड लगे, जो भी लगता हो कि आप क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो नोट डाउन करते जाएंगे, तो क्वेश्चंस का एक बड़ा सा कलेक्शन हो जाएगा और उसके हिसाब से आंसर जो है डायरी के हाफ पोर्शन के उस तरफ आप लिखते रहें कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। बीपीएससी में आना चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं, कॉमन क्वेश्चंस जो है हमेशा पूछा जाता है। आपने डीएसपी प्रेफर किया है तो क्यों किया है, ये आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप हमेशा कहेंगे कि आप लॉ एंड ऑर्डर में की सिचुएशन को हिसाब से हम चाहते हैं कि डीएसपी बने, और एसडीएम में आपने प्रेफरेंस रखा है तो आप कह सकते हैं कि एसडीएम बन के एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पे हम मजिस्ट्रेट का भी और रेवेन्यू का भी वर्क और डेवलपमेंट का वर्क भी इसको एक साथ निभा सकते हैं, इसलिए मैंने रखा है। बट बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो सीटीओ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर उसको रख देते हैं टॉप पे, और वो एसडीएम और डीएसपी को पीछे रखते हैं। तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए, टैक्स कलेक्शन को रेगुलराइज करने के लिए, और मेरी चूँकि बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है या मेरे बैकग्राउंड यह है जिसके चलते मुझे प्रेरणा मिलता रहा कि मैं सीटीओ बनूं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करूं। बहुत सारे सब रजिस्ट्रार रखते हैं तो उसके लॉजिकली तैयारी करके रखे फ्रेंड्स। और अगर आप मेंस कर जाते हैं तो फिर इंटरव्यू की तैयारी कराने का जिम्मा मेरा है, क्योंकि मिशन 50 में सभी कैंडिडेट्स को फ्री में इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है। इसलिए इंटरव्यू को आप चिंता ना करें, मेंस तक आप क्लियर करके आइए, और मेंस का जब समय आएगा तो मेंस की तैयारी भी हम बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है। कुछ खास चीज़ों पे ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में क्या क्या ध्यान रखना है। अभी से आप ध्यान दें कि कौन सी बातें आप बार बार रिपीट करते हैं। कोई लफ्ज़, कोई गाली या कोई ऐसा वर्ड तो नहीं यूज करते हैं जो कि अच्छा नहीं है, या बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। जैसे मतलब बार बार बोलना, सॉरी बार बार बोलना, माने कई बार बोलना, इस तरह के कई ऐसे वर्ड हैं जो कि बार बार आता है। तो इसकी बेहतर तरीका यह हो सकता है कि अपनी रिकॉर्डिंग जो है आप 10-15 मिनट का बनाएं किसी सब्जेक्ट पे, तब आप फिर से उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा वर्ड बार बार रिपीट होता है, कहाँ आपकी समस्या है। तो उससे आप उसको निकाल सकते हैं, उसको धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसके तरफ बढ़ेंगे तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी वैसे भी होते चली जाएगी। और आपको कहीं ना कहीं जो आपका फ्रेंड सर्किल होता है उसका भी प्रभाव होता है। जो वर्ड आप यूज करते हैं इंटरव्यू में, जो आप बोलने जाते हैं, इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करनी होती है, वो सारा सेंस आपको डेवलप करना होगा तैयारी के दरमियान ही। क्योंकि लोकल लैंग्वेज भी कई बार आप यूज कर देते हैं, या फिर हिंदी को इतना ज़्यादा आप हिंदी को पकड़ के आप इंटरव्यू देने जाते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे इंटरव्यू बोर्ड में घुसने के साथ बोलते हैं, महाशय क्या मैं अंदर आ सकता हूं, या महोदय क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मैं इंटरव्यू की तैयारी के दौरान मैंने देखा कि कई कोचिंग वाले ने उनको समझा दिया कि आप ऐसे जाके बोलेंगे। ये बिल्कुल सही वे नहीं है। आपको पता है कि हमें जो है महाशय महोदय करके लंबा लंबा हिंदी का अलंकृत भाषा का प्रयोग करेंगे तो अंदर जाके भी आपको हिंदी उतना ही टफ आपको सामना कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, या फिर मे आई कम इन सर, यही वर्ड जो है प्रॉपर वर्ड होता है अंदर जाने के लिए। दूसरी बात होती है, कई बार लोग अंदर घुसने के साथ ही एक बार गुड मॉर्निंग भी कर रहे हैं और हाथ भी जोड़ रहे हैं। कई इंटरव्यू में मैंने देखा है, जहाँ किया मैंने देखा है, तो काफ़ी अजीब लगता है कि आप प्रणाम भी कर रहे हैं और गुड मॉर्निंग सर आप प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। बेस्ट वे ये होता है कि अगर आप गुड मॉर्निंग कह रहे हैं तो सर झुका के हाथ नीचे रख के भी गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है आप कह सकते हैं। कई बार होता है आपका इंटरव्यू इवनिंग में होता है, आफ्टरनून में होता है, तो कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो गुड मॉर्निंग कहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गुड मॉर्निंग बोले या गुड आफ्टरनून बोले, गुड मॉर्निंग बोलने के बाद आपसे पूछा जाएगा आप गुड मॉर्निंग क्यों बोले, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट टाइम मैं मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ इसलिए मैंने गुड मॉर्निंग कहा। बट इससे मार्क्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई कॉन्टेक्ट बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि ये आदतन होता है कि कोई भी क्वेश्चन कोई पूछता है तो किसी की आंखों में झांक के आप आंसर देने में बहुत नर्वस हो जाते हैं,
आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है, आप कुछ भी आंसर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने पिछले सेशन में बताया था कि आप जिनको आंसर कर रहे हैं उनके नोज को अगर आप फोकस करेंगे अपने आइज से, उनको पता चलेगा कि आप उन्हीं को देख रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंख मिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आंसर भी इजीली देंगे और सामने वाले इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि मुझे ही देख रहा है। तो एक कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप होता चला जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ख़ास तौर से आप ध्यान रखेंगे कि जब भी बोर्ड में जाए, कोई महिला मेंबर्स हैं या फिर अध्यक्षा या अध्यक्ष हैं, क्योंकि अध्यक्षा तब होंगी जब वो वहाँ की मेंबर होंगी। बट पहले से अगर कोई महिला मेंबर हैं, क्योंकि अभी तो कोई बीपीएससी में महिला मेंबर नहीं है, तो इसलिए संभावना यह है कि वहाँ पे अध्यक्षा तो होंगी नहीं, इसलिए महिला मेंबर होंगी। सबसे पहले उनको आप गुड मॉर्निंग मैम, उसके बाद गुड मॉर्निंग सर कहना है। बट एक बात और ध्यान रखना है, सभी को अलग अलग 5 मेंबर होंगे, 4 से 5 मेंबर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर नहीं कहना है। एक बार गुड मॉर्निंग बोल के सबको देखना है। अगर गुड मॉर्निंग कहने में दिक्कत है, प्रणाम सर कह के सबको देखना है। अलग अलग प्रणाम नहीं करना है। बट अगर महिला मेंबर है तो आप अलग से पहले महिला को बोलेंगे, फिर आप बाकी को एक ही बार में आप सबको देखते हुए प्रणाम या गुड मॉर्निंग यूज करेंगे। चेयर के पास जाके जब तक आपको कहा ना जाए चेयर पे आप नहीं बैठेंगे। चेयर को उठा के बैठे, वही सबसे बे है, खींचना नहीं है। घर में जिस तरह से चेयर को खींच देते हैं वैसा नहीं खींचना है। शूज या सैंडल गर्ल्स के वैसा होना चाहिए जिसमें कि आवाज़ नहीं हो, स्मूथ हो, उसको चल के देख लेना चाहिए, बिल्कुल सोबर होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। ड्रेस की जहाँ तक बात करें तो गर्ल्स के लिए वो सूट उनके लिए बेटर हो सकता है। अगर सूट में अच्छा नहीं, अगर साड़ी में अच्छी जचती है, दिखती हैं, तो साड़ी को आप यूज कर सकते हैं। सोबर कलर का होना चाहिए, स्काई ब्लू, पिंक या कोई भी कलर जो आप पे सूट करता हो, बट सोबर हो, इतना ध्यान रखना है। फुल बाजू की होनी चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। गर्ल्स या महिलाओं के लिए हो सकता है। मेल के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपको देखना है कि आप स्काई ब्लू रख सकते हैं, आसमानी कलर का शर्ट रख सकते हैं और नेवी ब्लू का पैंट रख सकते हैं। बट सभी लोग इसी कलर को यूज करते हैं इंटरव्यू में, तो दूसरे से अलग दिखाने के लिए आप वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन सकते हैं या पिंक, बिल्कुल लाइट पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट यूज कर सकते हैं। मैंने यूपीएससी का 2 बार इंटरव्यू दिया था और पहली बार मैंने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट यूज किए थे, ट्राउज़र, ब्लैक ट्राउज़र। एंड सेकेंड टाइम मैंने वो पिंक, लाइट पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट यूज किया था। जबकि सभी के सभी मैक्सिमम जो होते हैं 95% वो आसमानी कलर का शर्ट पहन के आते हैं। तो मैंने अपने आप को चेंज करने के लिए वैसे, लेकिन चेंजिंग में ऐसे चेंज ना कर दे कि जो बिल्कुल ख़राब लगे। आप पे जो फिट होता हो, जो सूट करता हो, वही करें। गर्मी का सीज़न है, अगर उस समय तो आप बिल्कुल ब्लेजर या फिर सूट यूज ना करें, जो भी हमारे भाई सुन रहे हैं मुझे। एंड टाई का यूज तब करें जब आपको टाई कंफर्ट हो, नहीं तो गर्दन आपकी कस जाएगी, आप बोल नहीं ठीक से पाएंगे। सो आप ध्यान रखिएगा, टाई से नंबर नहीं बढ़ता है। आपको कंफर्ट हो तभी, और टाई बांधने आता हो तब जाइएगा, नहीं तो खुलवा के फिर आपसे चेक कराया जाएगा कि टाई आपको बांधने आता है, कोई और बांध के भेज दिया है आपको। तो टाई का भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, नहीं तो आप फिर टाई अंदर नहीं बांध पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बना के रखें। इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये आप मॉक इंटरव्यू जब तक नहीं करेंगे आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई नहीं कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मॉक इंटरव्यू करेंगे आपके बोलने की शैली अच्छी होती चली जाएगी, आप वे ऑफ एक्सप्रेशन आपका ठीक होता जाएगा, कुछ भी पूछा जाएगा उसका आप आंसर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा जो है कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए एक जो है अपने जितना भी आपका साइज है, हाइट है, उसका हाफ साइज का मिरर जो है आप अपने सामने लगा के और खुद से क्वेश्चन करना और खुद से आंसर करना, उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रह जाइएगा। तो आपके ऑटोमेटिक जो तैयारी है वो ठीक होता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होता चला जाएगा, और आपकी जो कमजोरियां हैं वो आईना बताती जाएगी, मिरर से आपको पता चलेगा। और आपके जो आई कांटेक्ट का इशू है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बैठने का तरीका यह होता है कि आप बिल्कुल तन के बिल्कुल ना बैठे, ना बिल्कुल लूज बैठे, बिल्कुल नॉर्मल बैठे, बिल्कुल सही डायरेक्शन में बैठे, ना पीछे ना आगे। और अपने हैंड को जो है अपने दोनों थाई पे रखिए, या फिर हाथ को दोनों को बीच में एक फाइल लेकर जाएंगे उसके साथ पकड़ के रखिए। बेटर यह है कि फाइल वगैरह सब आप बाहर रखें, लेकिन जिनकी आदत हाथ उठा के बात करने की है, टेबल से ऊपर हाथ उठा के बिना बात किए उनको एक्सप्रेशन ही नहीं निकलता है, ऐसे कैंडिडेट्स को आप एक फ़ाइल ज़रूर ले जाना चाहिए, ताकि पकड़े रहेंगे फाइल तो आपका हाथ ऊपर नहीं जाएगा।
और ध्यान रखना है, नहीं तो हाथ आपकी ऊपर जाएगी तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, नंबर कम आएंगे। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आप स्माइल फेस जो है वो ऐसा नहीं लगे कि पेस्ट कर दिया गया, आप अंदर से डरे हुए हैं, नर्वस है और हंस रहे हैं, तो एक नेचुरल जो स्माइल है वो नहीं आता है। नेचुरल स्माइल आपके फेस पे होना चाहिए, और नेचुरल स्माइल तब आएगा जब आप मॉक की प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। लेकिन नेचुरल स्माइल का मतलब यह नहीं है कि जब दुख वाली बातें पूछी जा रही है या कुछ सैड न्यूज़ के बारे में पूछा जाए तो आप हंस से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। जिस तरह से आप टीवी में देखते हैं, जो समाचार वाचक हैं उनको आप देखेंगे कि वो जैसे ही कुछ हंसने हंसाने की बात आती है तो उनका स्माइल उसके हिसाब से चेंज होता है। आपको इंटरव्यू में भी एक तरह से आप समझिए कि ड्रामा में जो आर्टिस्ट है वो रोल आपको करना पड़ता है, तो वह रोल आपको अदा करना है। कैसे आप करेंगे वो देखेंगे। हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, कम्युनिकेशन के दो पार्ट है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल जो हम बोल रहे हैं उसके द्वारा अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं। नॉन वर्बल जो है, जो हमारे फेस के एक्सप्रेशन है वो, और जो भी हमारे हैंड मूव लैंग्वेज बताता है। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो फेस, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है कि बिना कुछ बोले हुए आंखें ही बता देती है सच क्या है, झूठ क्या है, चाहते क्या है, आपका अंदर का मंतव्य क्या है, सारी चीज़ें देखने से ही बता दी जाती है। तो आप नॉन वर्बल जो है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर फोकस करिए कि आप कुछ बोलते हैं उसके साथ आपका बॉडी लैंग्वेज भी उसके साथ पूरा जुड़ा रहना चाहिए। आपकी बातों के साथ आपका जुबान और आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज मैच करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा कला है जिसको कि आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके मन में कई बार क्वेश्चन आता होगा कि सर सभी क्वेश्चन का जवाब देना ज़रूरी है या नहीं दिए है तो नंबर कम आएगा। देखिए, आपके पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में आप यह मान लीजिए कि आपके सभी क्वेश्चन के जवाब देने से नंबर नहीं आते हैं। जवाब दो तरह के होते हैं। एक तो जवाब यह होता है कि जब पूछा जाएगा कि गोल घर कहाँ है, बताएंगे पटना है, पटना में अवस्थित है। उसी तरह से पटना कहाँ पे है, तो गंगा और सोन के संगम पे है। ये हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है जिसका जवाब आपको देना ही देना चाहिए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस है। बट ये पूरे बिहार में बाढ़ की समस्या का कारण बताए, तो जितने भी आपको कारण लगता है, जितने भी कारण है, गाद के जमा होने से लेके हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और जो छोटे छोटे चेक डैम हैं नहीं बने हैं, उसको रोक के पानी का जो सही डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं हो पाया, जितने भी आप क्वेश्चंस बनाते हैं उसका निदान जो होता है 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर उसका जवाब आप नहीं देते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको उससे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव टाइप के, जब कन्वेंशनल क्वेश्चंस, तो उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स आएंगे। जैसे पूछा जाएगा बिहार में कौन कौन सी समस्या है, तो आप इसका जवाब नहीं बोल सकते सॉरी सर नहीं आता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है नहीं। लेकिन यह पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, पता है कि गया है, लेकिन नहीं बताते हैं तो उससे नंबर नहीं घटता बढ़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो मार्क्स जो डिपेंड करता है कन्वेंशनल क्वेश्चंस का आप कैसे जवाब देते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कैसे जवाब देते हैं, उस पर डिपेंड करता है। बट ये आप ज़रूर समझिए कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसके भी पूरे के पूरे एक सेट होते हैं। बीपीएससी में एक ट्रेंड है कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, हिस्ट्री के हैं तो पूछा जाएगा बताइए हिस्ट्री में जो है पटना को राजधानी किसने बनाया था, राजगृह से कैसे आपको पटना पहुंचा, पटना को क्यों सिलेक्ट किया गया, पटना का क्या क्या नाम था, जैसे पटना का नाम कुसुमपुर, पुष्पुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, पटना, इतने चरण में होके आया पटना का नाम। उदयन ने यहाँ पे राजधानी में यहाँ शिफ्ट किया, फिर बौद्ध के बारे में, जैन के बारे में, इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी होगा तो आप यह मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे सूखा और फ्लड, यानी कि बाढ़ और सूखा का क्या ये है, दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। बाढ़ आता है एक तरफ, दूसरी तरफ सूखा आता है, कैसे इसको मैनेज करेंगे, वाटर का क्या मैनेजमेंट होगा, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। साइंस टेक्नोलॉजी और साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चंस का ये पूरा का पूरा पैमाना होता है। एक्सपर्ट होते हैं बट बहुत ज़्यादा
टफ नहीं होता है, बहुत कम देर में क्वेश्चंस, बहुत कम समय का होता है, बहुत यूपीएससी की तरह नहीं होता है कि ये बिल्कुल 1-1 घंटा तक इंटरव्यू होता है। मेरा इंटरव्यू 55 मिनट 55 मिनट तक चला था। बीपीएससी का इंटरव्यू बहुत होगा 15 मिनट 20 मिनट बहुत हो गया, किसी किसी को 5 मिनट में भी निकाल दिया जाता है। बट 5 मिनट में भी नंबर आते हैं, 100 तक नंबर आते हैं, क्योंकि पहले ही देख लिया जाता है कि ये सही लेवल का है। आपको 2-4 क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है, आइडिया मिल जाता है। लेकिन जब तक आप जवाब नहीं देते हैं तब तक ये नहीं कि जवाब आपने 4 नहीं दिया तो भगा दिया, 4 के बाद ही 5-6 में अगर 2-3 क्वेश्चन जवाब दे देते हैं तो फिर आपको नंबर मिल जाता है, फिर आपको भेज दिया जाता है। बट मार्क्स हमेशा तब मिलेंगे जब आप सही ढंग से अपनी बातों को रखेंगे। इसमें कुछ मैं क्लू आपको देने जा रहा हूं कि किस तरह से इंटरव्यू बोर्ड में अपने आप को मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप हम्बल रहें, कुछ भी बोले तो उनको बोलना है जी सर, जी मैडम, जी सर, जी मैडम। ईगो को सेटिस्फाइड करना है, बहुत क्लू बातें हैं, उससे आपके नंबर बढ़ेंगे। और कुछ भी वो आंसर भी देते हैं, क्वेश्चन भी वही करेंगे, आंसर भी वही देंगे, तो आप उनको थैंक्स ज़रूर बोलें इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बताने के लिए। तो यह आपको खास तौर से ध्यान रखना है। इसकी तैयारी भी हम अलग से कराएंगे। इंटरव्यू के लिए आप इस तरह से देख सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अलग से बुक्स भी मेरी आ रही है, वो 1 महीने बाद आ जाएगी। मैंने अभी लिखना शुरू किया है, वो बुक्स आपको पब्लिश्ड होगी तो आपको मैं बताऊंगा, फिर आप उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज की पूरी सेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको बीपीएससी को क्लियर करना है, बीपीएससी को अपने लिए कंफर्म करना है। आपको एसडीएम, डीएसपी, सीटीओ सहित जितने भी जॉब है उसमें आप आना चाहते हैं तो बीपीएससी को क्लियर करना पड़ेगा। बीपीएससी एग्ज़ाम बहुत ही ईजी है, बहुत टफ नहीं है, और स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि उनके रिजर्वेशंस है, जनरल में भी हैं, उसके बाद भी उनको 35% रिजर्वेशन है। तो बीपीएससी की तैयारी आप इस तरह से करेंगे और मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो बीपीएससी की तैयारी में आपके जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे उसको भी हम लोग लेंगे और उस क्वेश्चन का भी जवाब देंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीतामढ़ी मिस कर रहे हैं, बहुत सारे गया से हैं, गुजरात से भी लोग जुड़े हुए हैं, विजय भाई सोलंकी, तो देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं। सौरभ के भी क्वेश्चंस आए हैं, जितेंद्र सहित बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा रहे हैं। सभी बीपीएससी के बुक लिस्ट मैंने बताए हैं आपको कि कौन सी किताबें आपको लेनी है, क्या क्या सिलेबस है वो भी मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटजी क्या होगी वो भी मैंने बता दिया, इंटरव्यू की क्या स्ट्रेटजी होगी वो भी मैंने बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई स्पेशली ऑप्शनल पेपर को लेकर, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, सोशलॉजी, हिंदी, मैथिली, कोई भी उसके अगर बुक लिस्ट आपको चाहिए होगा या फिर उसकी तैयारी किस तरह से करनी है वो अगर समझना होगा तो भी हम बताएंगे। बट अगर एक लाइन में बताएं तो कोई भी ऑप्शनल की तैयारी के लिए लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन को बनाएंगे, आपको वहीं से क्वेश्चन टोटल के टोटल रिपीट होते हैं, तो कहीं इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ऑप्शनल पेपर चूज करते समय मैक्सिमम लोग जो लेते हैं उसको मत लीजिएगा, उसमें नंबर कम आते हैं। बट सोशलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब में आपके एवरेज मार्क्स होते हैं, जहां बहुत कम होने की संभावना नहीं होती है। तो आप उस तरह से ऑप्शनल को चूज करिएगा। ऑप्शनल की तैयारी के लिए 15-20 दिन बहुत होता है। जीएस की तैयारी जो मेंस के लिए होता है उसके लिए 2 महीना काफ़ी होते हैं। पीटी के रिजल्ट के बाद भी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए पर्याप्त समय होता है, और मेंस के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं वो भी पर्याप्त समय होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार अगर आप बीपीएससी करते हैं तैयारी तो जेपीएससी, यूपीपीसीएस कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। आप लुसेंट की बुक तो पढ़े ही, एनसीईआरटी की बुक्स मैंने बताया है, जो टेक्स्ट बुक बताए हैं उसको पढ़िए। समय के हिसाब से अपने को रूटीन बनाइए, रूटीन के हिसाब से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और तैयारी को बिल्कुल अमली जमा पहनाइए और यह समझिए कि यही मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। भले आपके लास्ट अटैम्प्ट बहुत बचे होंगे, क्योंकि समय का पता नहीं होता है कितना सीट आएगा, कब आएगा। आप लास्ट समझ के तैयारी करेंगे तो आप एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं ले लेना चाहता हूं। हिस्ट्री ऑप्शनल का मैंने अलग से सेशन में दे दूंगा, हिस्ट्री के लिए क्या करना है। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, youtube.com/Dr. रंजीत कुमार सिंह, वहाँ जाएंगे तो हिस्ट्री के लिए तैयारी के लिए, ज्योग्राफी की तैयारी के लिए मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें कि किताब सहित उसकी रणनीति की पूरी चर्चा हमने की है। वहाँ से आप देख लीजिए, उसका सेशन मैंने ऑलरेडी ओवर कर रखा है। बीपीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके, गुड इवनिंग टू ऑल, सब ने गुड इवनिंग कहा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब
जुड़ने के लिए और अपने क्वेश्चंस करने के लिए। और नागालैंड से भी जुड़े हुए हैं हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, असम नागालैंड से भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से भी उनकी संख्या बहुत काफ़ी है, दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। तो पूरे जो बिहार से या नॉर्थ इंडिया के यूपी से भी है, लखनऊ और इलाहाबाद से, तो वो सब जितने भी हैं लोग जुड़े हुए हैं जिनको मैं बहुत पर्सनली भी जानता हूँ, वो सभी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और कंटिन्यूटी रखना ज़रूरी है। लॉकडाउन हो, कोरोना के चलते एग्ज़ाम को लेके आप कभी भी यह ना सोचें कि एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम का डेट खोजते रहते हैं। आप अपनी तैयारी रखिए और सभी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी दूसरे से बेटर रखिए। चंदन, नवनीत सहित सुजीत सभी ने अपने अपने क्वेश्चन अपने अपने हिसाब से डाले हैं, तो उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, आपके बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हुए हैं, सभी हमको देख भी रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स भी हमको देख रहे हैं जो अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहते हैं, डीएसपी, एसडीएम यानी बड़े अधिकारी बनाना चाहते हैं, वो भी हमको फॉलो करते हैं, देखते हैं ताकि अपने बच्चों में उतार सके। बहुत सारे जो पेरेंट्स जुड़े हैं उनके बेटे या बेटियों का आज बोर्ड का रिजल्ट भी आया है, तो काफ़ी खुश भी हैं। मेरी ओर से सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करे, वो जो भी बनना चाहते हैं वो उनको हासिल हो। पिता का काम यह होता है कि वो बच्चे को हमेशा सही डायरेक्शन दे, मार्गदर्शन दे, ताकि बच्चे वो कर सकें। क्योंकि पेरेंट्स के जो सपने हैं जो उन्होंने खुद पूरे नहीं किए हैं, वो पूरा अपने बच्चों के द्वारा करना चाहते हैं और वो बच्चे को देखते हैं कि उस रूप से पूरा किया जाए। तो बच्चों में क्या क्या तब्दीली लानी चाहिए, बच्चों को किस तरह से नर्चर करना चाहिए, किस तरह से उसको संस्कृत करना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेके भी हम आपको अलग से एक वीडियो करेंगे और आपको ऑनलाइन भी बताएंगे। बच्चों के लिए भी अलग से हम एक सेशन लेंगे जिसमें कि बच्चे हमसे क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं और अभी से क्या तैयारी करना चाहते हैं। नेहा सिंह सहित सभी ने थैंक्स बोला है, सबको मेरी ओर से भी बहुत बहुत वेलकम, थैंक्स आप सबके क्वेश्चंस के लिए। मेरे जो फेसबुक पेज है आप उसको फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहीं से आपको अप टू डेट मिलता रहेगा। यूट्यूब चैनल पे भी मैं लाइव होता हूँ प्रत्येक सैटरडे और संडे को 3 बजे से। उसमें भी बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं, तो वहाँ भी आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वहाँ से भी मैं ऑनलाइन जब भी आऊँ, जब भी लाइव आऊँ, तो आप लोगों से जुड़ सकूँ, आपके क्वेश्चंस का क्वेरी जो भी होंगे उसका जवाब मैं दे सकूँ। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं, नाइस लाइन, थैंक्स, थैंक यू सो मच। दिलीप कुमार, टेलीग्राफ ग्रुप, अच्छा टेलीग्राफ सहित जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, एनर्जेटिक डीएम वाले, थैंक यू सभी को। अमित भी हैं, काजल श्रीवास्तव, बीपीएससी मेंस। अब फिर से क्वेश्चन आपका आना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन था, नियोजन को लेके है, वो हम बताएंगे। आई वांट ए मोर, अच्छा आप बहुत और भी चाहते हैं फेस फियर फेस, और यूपीएससी के लिए अलग से हम आए ही हैं। ये मेरा चौथा सेशन है फेसबुक पे, तो 3 सेशन तो बिल्कुल यूपीएससी और दूसरे सिविल सर्विसेज पे ही कंसंट्रेट था, तो ये पूरी तरह से आज का सेशन वो बीपीएससी के लिए है। सो बीपीएससी से संबंधित जितने क्वेश्चंस है वो फ्रेंड्स आप पूछ लीजिए, अपने फ्रेंड्स के लिए पूछ रहे हैं बहुत सारे तो आप लोग अपने मुस्कान को लौटाइए और अपने बाबू इन्फॉर्मेटिक था मेरा वो, तो बहुत थैंक यू सबको, थैंक यू सो मच आशुतोष सहित। सो इन्फॉर्मेटिक्स था। इन्फॉर्मेटिक्स को अगर आपको सपोज डेट की समझने में दिक्कत हो रही होगी या फिर बुक्स लिस्ट को आपने नहीं नोट डाउन किया होगा, तो मेरी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ आप धीरे धीरे पॉज करके बुक्स का लिस्ट देख लीजिएगा। 2-3 बार आप मेरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि बीपीएससी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बीपीएससी के लिए जितना मुझे बताना था वो मैंने आपको सब कुछ मैंने बता दिया है। एक बीपीएससी के एज लिमिट पूछा गया, 35 ईयर्स तक एज लिमिट है, उसके बाद 37 तक, फिर 3 ईयर्स ओबीसी एंड 5 ईयर्स SC ST वो मिलता है। सो एज की कोई समस्या नहीं है।
अभी से आप तैयारी करिए और जितनी जल्दी हो आप सेलेक्ट हो जाएंगे उतना ज़्यादा आप इंजॉय कर पाएंगे। 1 साल की तैयारी बहुत पर्याप्त है बीपीएससी के लिए। 1 साल तैयारी करेंगे, पूरा लाइफ आपका अच्छा हो जाएगा। एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे तो समाज में, सोसाइटी में, घर परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और हमेशा जीवन में खुश रहेंगे। तो 1 साल की तैयारी से पूरा जीवन को खुश रखना ज़रूरी है। 1 साल पढ़िए, पूरा जीवन भर खुश रहिए। और आप आने वाले 5-7 साल गंवा दिए तो फिर पूरा जीवन आप निराश रहेंगे, हताश रहेंगे और दुखी रहेंगे। सो युवाओं को हताशा निराशा से बाहर निकल के अपनी एनर्जी का सही यूज करना है। अपने माइंड का 1% यूज करेंगे, बीपीएससी क्लियर हो जाएगा। उससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, कृष्णा, कोमल जायसवाल सहित अजीत आनंद सबने कहा यू आर ग्रेट। आप लोग ग्रेट है। नोटिफिकेशन कब आएगा? सरंजीत ने पूछा है नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ में आने की संभावना है। अमोद ने ही पूछा है कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी आप सब्जेक्ट रख सकते हैं। मैथिली क्षेत्र से तो मैथिली को भी आप रख सकते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं है, न प्रीलिम्स में न मेंस में, कहीं भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग के बारे में पूछा है। 5 मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दिए जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें 5 विकल्प दिए जाते हैं, जबकि जो लास्ट विकल्प होता है ई, जिसमें कि इनमें से सभी सही या इनमें से कोई नहीं सही ऐसा लिखा हुआ होता है। तो 5वां जो है उसमें ऑप्शन डाला गया है बीपीएससी में। संस्कृति ने क्या पूछा है? 12th क्लास में है तो आपका क्वेश्चन जो है अभी से तैयारी करिए, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। विवेक साइरल ने पूछा है बीपीएससी में हियरिंग, अच्छा हैंडीकैप्ड के लिए, उनके लिए जो है एज का लिमिटेशन भी ज़्यादा है, 5 ईयर्स तक का है और रिजर्वेशंस भी है प्रीलिम्स से लेकर फाइनल रिजल्ट तक। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दीपांशु चौधरी, गुरुशरण, प्रीतम महतो, दिलीप कुमार झा, बाल भगवान चौहान, जितेंद्र कुमार पूछ रहे हैं कल कुछ कहेंगे, न्यूज देंगे। आज कुछ प्रोग्रेस हुआ है, कल भी हम डिस्कस करेंगे। और नियोजन को लेकर, शिक्षक बहाली को लेकर इतने क्वेश्चंस आपके आते हैं तो मैं यह कहूँगा कि आप कल मैं 7:30 बजे आपको उसके बारे में डिटेल्स बताऊँगा, तो आप कल ज़रूर जुड़िएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो शिक्षक नियोजन के लिए हैं, सबको कहिएगा मेरे पेज को फॉलो कर ले आज के आज, और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर ले, ताकि वो अप टू डेट उनको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे किस तरह से हम उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। आपके क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत लोगों ने कहा है कि अप टू डेट सिलेबस बताइए सर, बीपीएससी का 50 नंबर का क्या मैथिली 50 नंबर का है, क्या बीपीएससी ले सकते हैं? नहीं, 50 नंबर का मैथिली नहीं है, बिल्कुल पूरा आप 300 मार्क्स का मैथिली आप ले सकते हैं। सब लोग मुझे मिस कर रहा है, मैं भी सबको मिस कर रहा हूँ। बीए पॉलिटिकल साइंस से आपने किया है तो आप पॉलिटिकल साइंस को भी रख सकते हैं, उसमें भी अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आप उसको भी ऑप्शनल पेपर के रूप में चूज कर सकते हैं। जितेश राज ने रेलवे के बारे में पूछा है, तो रेलवे का मैं बहुत जल्दी आपका अलग से सेशन लूँगा और एसएससी और रेलवे पे भी मैं आप डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। मैथ ऑनर्स था और आपका नहीं हो पा रहा है तो मैथ को छोड़ दीजिए, आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इस तरह के पेपर या फिर सोशलॉजी के पेपर को लीजिए। एक बुक से आपका सोशलॉजी से सारा का सारा हो जाता है और उसमें रिजल्ट भी अच्छे होते रहे। 2 घंटे का लाइव पूरा एक फ्रेंड्स ने पूछा है कि सर यूपीएससी के लिए 2 घंटे का लाइव आइए तो अच्छा रहेगा। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 घंटा हो या 3 घंटा हो। मैं स्पेशली सैटरडे और संडे को 3 बजे से यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, तो 2 घंटा भी अगर आप समय लेना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन करें। एंड सेकेंड थिंग कि आप मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करें और तैयारी करें, और जब आपका हो जाए तो आप हमसे मिलने आइए, तभी मुझे मज़ा आने वाला है। नहीं तो मैं जितना एफर्ट लगा रहा हूँ और आप में से कोई भी एक भी सक्सेस होता है तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सक्सेस हो रहा हूँ। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट करता जाऊँ और आप रिजल्ट देते जाएँ, तो मेरा मोटिवेशन लेवल जो है और बढ़ता जाएगा और मैं अच्छे से तैयारी आप लोगों को करवा पाऊँगा। सरंजीत कुमार वर्मा, आदिल, हरिओम, जितेश यादव, पिंटू यादव, गौतम कुमार,
अंशुराज, रूटीन कैसे बनाए? रूटीन आपने पूछा है, तो रूटीन के लिए क्या है कि आप मॉर्निंग में रखिए 1 घंटा कम से कम योगा के लिए और वर्कआउट के करने के लिए, क्योंकि शरीर को मजबूत और फिट रखना बहुत ज़रूरी है, तब आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। रूटीन के लिए मॉर्निंग के टाइम जो होते हैं उसमें आप जीएस पढ़िए और 7 बजे से पढ़ना शुरू करिए 9 बजे तक। फिर उसके बाद आप 9 के आसपास जो है आप हल्का ब्रेकफास्ट करिए और उसके बाद फिर से जीएस पढ़िए। जब 12 बज जाएगा उसके बाद आप न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन पढ़ना शुरू करिए, या फिर उस टाइम को आप 5 बजे शाम में कर सकते हैं। एक और बात है कि अपने मोबाइल को कंटिन्यू आप ओपन ना रखिए। जब बहुत ज़रूरी मैं बात बता रहा हूँ, आप जो है 3 से 5 के बीच 2 घंटे के लिए ओपन करिए मोबाइल और फिर बात करिए। लेकिन परिवार के लिए आप दूर रहते हैं तो अल्टरनेट कोई नंबर उनके पास होना चाहिए, ताकि आप जब परेशान हो या उनको कोई परेशानी हो तो उनको वो कांटेक्ट आपसे कर सके। दिन भर मोबाइल स्टूडेंट को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 1-2 घंटा के लिए ओपन करिए और जितना भी व्हाट्सअप फेसबुक या जो भी है उसको करिए। और फिर आप, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइव 3 बजे आ रहा हूँ तो आप बंद करके रखें मोबाइल, तो फिर आप मेरे को नहीं देख पाएंगे। जब मैं लाइव आता हूँ एटलीस्ट उतना समय आप मुझे देखिए, क्वेश्चन करिए। उम्र के साथ पढ़ाई पर पूरी तरह एकाग्रता के ये ऐसा पढ़ाई जो है उम्र के साथ नहीं जुड़ा हुआ है कि उम्र के साथ पढ़ाई की एकाग्रता जो है कम होती है, ऐसा नहीं है। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए वजह ढूंढ लेंगे कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे बीपीएससी करना है, मुझे डीएसपी बनना है, तो उम्र भले 30 हो, 35 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या 25 हो। क्योंकि आप बीपीएससी में देखेंगे कि एक तरफ एक ऑफिसर जो है 23 साल के होते हैं, दूसरे तरफ एक ऑफिसर 40 साल के होते हैं, तो पूरा का पूरा 15 साल तक का भी गैप होता है एक ऑफिसर के दूसरे ऑफिसर के बीच में। एसडीजे में देखेंगे, डीएसपी में देखेंगे, क्योंकि एज का बहुत फ्लैक्चुएशन होता है। तो ये मतलब नहीं होता है कि ये उम्र के साथ आपका कंसंट्रेशन कम होता है, बल्कि उम्र के साथ तो आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है और आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो आप उसके हिसाब से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो क्या करें? फाइनेंशियल प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आप ट्यूशन पढ़ाइए और आप स्टडी को जारी रखिए, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाते हैं 9th-10th क्लास के बच्चे को तो आपकी ऑटोमेटिक जीएस की तैयारी होती जाती है। कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को बड़ा इशू नहीं बनने दीजिए। बिहार सरकार की जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसका भी यूज कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। यहाँ कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसके लिए पैसा बैंक से भी आप ले सकते हैं। मैथिली बेटर बीपीएससी के लिए, हाँ मैथिली बेटर रहेगा, बीपीएससी के लिए आप ले सकते हैं। यूपीएससी के एज का कम कर रही है क्या? आप ये सब चीज़ों को लेकर घबराइए नहीं कि बीपीएससी यूपीएससी क्या एज कम कर रही है। अरे एज कम कर रही है, नहीं कर रही है, उसको छोड़िए, वो आपका काम नहीं है। आप अपनी तैयारी को करिए और ये समझिए कि बीपीएससी कहीं यूपीएससी कहीं एज कम कर देगा तो मेरा होगा या नहीं होगा। इसलिए इस बार ही होने के लिए ट्राई करिए और इसी बार हो जाए यह कोशिश करिए। कई बार आप लोग इस बात को लेकर वरी होते हैं कि कहीं सिलेबस तो चेंज नहीं हो रहा है, कहीं एज तो कम नहीं हो रहा है, या एज बढ़ाया जा रहा है, या अटैम्प्ट कम हो रहा है बढ़ाया जा रहा है, या फिर रिजल्ट कब आ रहा है। आप इन सब चीज़ों में आप मत उलझिए। जिन्होंने कई बार आप लोग सोचते हैं कि एडवर्टीजमेंट कब आएगा, आप इसको छोड़ दीजिए, आप तैयारी करिए। पीटी का रिजल्ट आ गया, मेंस कब होगा, इसकी तैयारी आप इसको मत भूल जाइए। थोड़ा सा समय दे सकते हैं, लेकिन इसी बात को लेकर वरी मत होइए कि ये कब होगा वो कब होगा। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और बेटर करिए। आप हमेशा फर्स्ट रैंक के लिए तैयारी करिए। हिंदी मीडियम में बुक लिस्ट मैंने बता दिया है, कृष्णकांत सभी बुक। आप लेट से जुड़े हैं मेरे साथ, इसलिए आपको बुक लिस्ट नहीं मिल पा रहा है। सो आप मेरी पूरी वीडियो को देख लीजिएगा बाद में, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। वहाँ से आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ओपन वाला भी एग्ज़ाम दे सकता है। आपने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल ओपन, जहाँ से आपने ओपन 10th किया हो, 10+2 किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, नो इशू, ओपन वाले भी दे सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, कितना % मार्क्स आया इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपने यूनिवर्सिटी से पास किया होगा, जो भी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का रहा होगा, आप क्वालिफाई कर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी परसेंटेज नहीं और कोई भी ओपन या कुछ होने की ज़रूरत नहीं, बस मान्यता प्राप्त होनी चाहिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज, यह ज़रूरी है। फॉर्म भरने के लिए ओवर हो गया था, प्लीज़ दिसंबर। अच्छा ओके, इसके लिए बीपीएससी कब तक निकला हुआ है क्या? बीपीएससी का निकलेगा नेक्स्ट मंथ में। अभी प्रीलिम्स आया है, 65वीं की, फिर मेंस आएगी। प्रियंका जाने डोंट सो अलग अलग, शुभम सिंह, ज्योति दिनकर, लखिंदर कुमार राजा, संतोष। करंट अफेयर्स में कितने दिन का पढ़े? हाँ, करंट अफेयर्स के लिए 8 महीना का पढ़िए, 8 से 9 महीना का पीछे बैक का पढ़िए, आपका हो जाता है। एग्जाम से 20 दिन से लेकर पीछे का 8 से 9 महीना तक का देखिए।
शालिनी गौरी चौहान ने पूछा है लॉ ऑप्शनल के बारे में बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, लॉ ऑप्शनल भी आप रखिए, लॉ ऑप्शनल से बहुत रिजल्ट होता रहा है। अमोद आर्यन ने कहा भी बुक लिस्ट मांगे हैं, वो देख सकते हैं। मेरा क्वेश्चन परवीन, मेरा क्वेश्चन लीजिए ना, सबका क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, आप बस क्वेश्चन करिए। प्रीतम महतो ने यूपीएससी के लिए अलग से सेशन हमने 2 लिए हैं और फिर आगे मैं लूँगा। पिंटू यादव ने भी क्वेश्चन किया है, कल्पना सिंह ने, प्रीतम मैंने आपका जवाब दे दिया है, चंदन सिंह ने, श्याम का भी है विज्ञान की तैयारी के विषय में बताने के लिए। विज्ञान के लिए आपको TMH टाटा मैग्रा हेल्स एंड 9th और 10th क्लास की NCERT की बुक पढ़नी है। विकास BPSC की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल एक साथ सब कर सकते हैं। बलराम भारद्वाज ने पूछा, नितिन, विक्की, मनीष मोहन, मनी, मैथिली का सिलेबस जो है वो UPSC जो पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वही है। अभी के अभी आप जो है नेट से डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा वहाँ से। ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए बताना है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए मैं बता देता हूँ। सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी लेंगे, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा जो ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, सभी के सभी चैप्टर उसमें हो जाते हैं। उसके बाद आपको लेना है गोपाल सिंह का मामोरिया की किताब भारत का, वहाँ से आपका पूरा का पूरा भारत का भूगोल है वो क्लियर हो जाता है। काशीनाथ सिंह का बुक लेनी है, जिसमें से आपको आर्थिक भूगोल पूरा हो जाता है। और चंदना की लेंगे या बंसल की, जिससे कि सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन आपका क्लियर होता है। बस इतनी सी बुक्स आपको लेनी है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, अगर लगता है कि मुझे शॉर्ट में समझना है तो मेरी ज्योग्राफी की बुक्स BPSC और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए निकली हुई है, तो आप उस बुक्स को प्रीफर करेंगे। पूरे की पूरी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको ही मैंने संकलित करके लिखा था, तो वो भी अप टू डेट बुक्स आपको मिल जाएगी 10 से 15 दिन में। बुक्स पुरानी वाली अगर चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो ज्योग्राफी की मेरी बुक्स आप देखेंगे तो पूरा से एक संकलन है, जो 10 किताब पढ़ेंगे उसके जगह 1 किताब से आपका काम हो। साइकोलॉजी के लिए सोनू ने पूछा है, साइकोलॉजी पटना यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे, पटना यूनिवर्सिटी के सामने के बुक स्टॉल से आप ले लीजिए किताबें, और सिलेबस जो है पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, अभी आप देख सकते हैं। रंजीत कुमार ने पूछा है, गौरव सिंह, अंकु झा, अभिनव, हिंदी साहित्य के लिए पटना यूनिवर्सिटी के जो रिकमेंडेड बुक्स है उसको लेना है। प्रियंका कुमार ने भूगोल के बारे में बता दिया हूँ, प्रियंका। नदीम ऑप्शनल के लिए बता दिया, ऑप्शनल कैसे चूज करना है। प्रणव प्रेप को ही बताया है। राइटिंग स्किल का इम्प्रूव कैसे करें, डेली आपको लिखना है प्रणव, 3 घंटे का आप डेली प्रैक्टिस करना है, हैंड राइटिंग को अच्छा करना है और अपने मन से लिखना है। पहले किताब से देख के बाद में अपने मन से लिखना शुरू करेंगे, आपका धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला जाएगा। बहुत सारे IIT और दूसरे भी जो है वो जुड़े हैं, BPSC का मैंने बता दिया है। विक्की कुमारी सहित सब ने, चंदन कुमार ने, सब ने पॉलिटिकल साइंस के बारे में, पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा पेपर है, पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसी को फॉलो आपको करना पड़ेगा। ऐसा हेल्प बिहार में कोई प्रॉब्लम ना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बिहार से आप तैयारी कर सकते हैं। मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, तब तक आप लोगों को तैयारी करवाता हूँ। करेंट अफेयर्स के लिए आपको घटना चक्र की मैगजीन पढ़नी है, जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। BA के लिए कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा, मृगांतक ने पूछा है BA के लिए। तो BA के लिए आपके लिए अगर आप 10+2 साइंस से किए हैं तो आप निश्चित रूप से ज्योग्राफी ले सकते हैं। अगर आर्ट्स से किया है तो जो भी आपके 3 सब्जेक्ट आर्ट्स में रहे होंगे IA में, इंटरमीडिएट में, उसमें से आप एक सब्जेक्ट जो आपको सबसे अच्छा रहा उसको चूज कर सकते हैं। सोशलॉजी ऑप्शनल के बुक के बारे में बताइए। सोशलॉजी के लिए बुक जो है 1 किताब केवल आपको लेनी है, रमेश सिंह की बुक आती है, उससे आप कर सकते हैं। UPSC एज लिमिट कितना होता है, 32 ईयर्स होता है, प्लस 3 ईयर्स OBC, 5 ईयर्स SC/ST। घटना चक्र के बारे में बताइए। घटना चक्र भी आप, मैंने अभी बताया कि घटना चक्र का आप GS की भी और करेंट का तो बहुत अच्छा है, उससे कर सकते हैं। BPSC में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छी बुक है, झिंगन की, फाड़िया की, शर्मा, सडाना, इनकी 4 किताब जो है आप उसको यूज कर सकते हैं। लॉकडाउन में पटना में रहेंगे कि बाहर जाएंगे? बिहार में हूँ मैं, यहाँ रहूँ चाहे ज़िले में रहूँ, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा जितना समय मिलेगा। रंजीत कुमार रंजन ने बिहार में मेंस के कौन सा पेपर, मैंने पेपर बताए हैं। संतोष शर्मा ने पूछा है हम लोग बहुत। कौशलेंद्र कुमार, गौरव चौरसिया, भूपेंदु राहुल। तो आप सबके क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके एक्सटेंशन कितना मिलता है, ये सब अच्छा एक्सटेंशन वगैरह सब मिल जाएगा, इसकी चिंता नहीं है। विज्ञापन सही तरह ये सब आपके क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन शिक्षक नियोजन को लेके है।
कल 7:30 बजे मैं आ रहा हूँ शिक्षक नियोजन से संबंधित ही क्वेश्चन लेके। तो नियोजन से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं जो आपके क्लियर करेंगे, जो जूलॉजी ऑनर्स वाले बीपीएससी बिल्कुल दे सकते हैं, जूलॉजी हो या फिर अकाउंट हो, कोई भी हो आप दे सकते हैं। इंग्लिश ऑनर्स कमांड नहीं है तो ऑप्शनल कौन दे सकते हैं। इंग्लिश अगर कमांड नहीं है इंग्लिश ऑप्शनल के रूप में तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री न रखें आप, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशलॉजी, साइकोलॉजी 4 में से रख सकते हैं। बीपीएससी के बुक के बारे में पूछा है तो मैंने पहले ही बताया, आप लेट से जुड़े हैं इसलिए नहीं पता, आप लोगों को पता नहीं है। चंचल कुमार, प्रभात कुमार, गुड्डल्ला, आकाश बरनवाल, रंजीत करण, अंकु झा, सौरभ सिंह, प्रीतम महतो। क्या आपसे मिल सकता हूँ? आप बस इसी माध्यम से मिलिए। अभी कोरोना जैसी महामारी हमारे पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, इसलिए इसी मीडियम से हम आपको बताते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब भी देते रहें। पटना में आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है? मिशन 50 है, नया टोला धरहरा कोठी में। करंट अफेयर्स का मैंने बता दिया है। दर्पण भी आप पढ़ सकते हैं, दर्पण से भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। सुधीर कुमार सिंह, डीएलएड आई वांट टू प्रिपेयर बीपीएससी का शिव शंकर, मैंने अभी पूरा का पूरा सेशन बीपीएससी पे ही है। और आपको कहीं भी दिक्कत हो रही होगी तो आप पूरा का पूरा मेरा वीडियो है उसको फिर से आप देख लीजिएगा। मैथिली ऑप्शनल का राजीव रंजन मैंने बताया है, अच्छी ऑप्शनल पेपर है, उसको आप रखिए। और बाकी सब टीचर बहाली का आ रहा है, उसके लिए मैं कल 7:30 बजे लाइव आऊँगा, फिर टीचर से संबंधित जितने भी चीज़ है मैं आपको बताऊँगा। सर्विस पर्सनल के एज हाँ है, उसमें एज रिलैक्सेशन है, 10 ईयर्स आपको मिल जाता है। जो सर्विस में है गवर्नमेंट में उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो अगर बीपीएससी का देखेंगे तो 37 + 10 47, तो या यूपीएससी में भी देखेंगे तो एटलीस्ट 10 ईयर्स का है, तो 32, 10, 42 तक दे सकते हैं, जो भी केवी में हो या कहीं भी हो। अच्छा, मिशन 50 में उमेश ज्वाइन करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं एक रिटन एग्ज़ाम लूँगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आकाश को कंग्रेचुलेसन, आपने आज बोर्ड पास किया है और बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आकाश। तो बहुत सारे ऐसे बोर्ड के भी स्टूडेंट हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद अब बोल रहे हैं। सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। जो पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके जो सन या उन्हें डॉटर ने बोर्ड क्लियर किया होगा, सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। सीतामढ़ी में कोई इंस्टीट्यूट अभी नहीं है क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं। हिस्ट्री ऑप्शनल का मैंने चंचल बता दिया है कि क्या क्या रखना है। रेलवे में होने से रिलैक्सेशन मिलेगा, यस रेलवे वाले को ही मिलेगा एज रिलैक्सेशन, कोई नो प्रॉब्लम। इस तरह से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने ट्राई किया है कि आप सभी प्रश्नों का जवाब मैं दे पाऊँ। आपके क्वेश्चन जो शिक्षक नियोजन संबंधित है उसका जवाब मैं कल दूंगा। शिक्षक नियोजन को लेकर बहुत सारे चैनल बनाए हैं कुछ लोगों ने और गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, उन सब चैनल से दूर रहिए। मेरे ही वीडियो को कट करके वो दिखाते हैं कि मैंने ऐसा कहा है, सो उससे आपको क्लियर कट पता नहीं चलेगा कि मैं कह क्या रहा हूँ और वहाँ दिखाया क्या जा रहा है। कॉमर्स से बीकॉम किया हुआ हूँ, बिल्कुल कॉमर्स हो या फिर MBA किया हो, कुछ भी किया हो, BBA किया हो, BCA किया हो, आप कोई भी सब्जेक्ट के हो वैसे सब्जेक्ट को आप लीजिए। हिंदी मीडियम हिस्ट्री मैंने बताया है, हिंदी मीडियम हिस्ट्री के लिए कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। कब लीजिएगा मिशन 50 का? तो वो जैसे नॉर्मल होगा सिचुएशन में तो उसके बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट करूँगा। अंशुराज ने क्लास 12th में PCM, अच्छा ओके गुड। मनीष देव, अजय गुप्ता, जल्दी, मंजीत, शांतनु पटेल, रोहित राय। रोहित राय ने बोला है कि सर कोरोना पे भी प्रकाश डालिए। ये सेशन पूरा का पूरा हमारा BPSC का है, इसलिए कोरोना पे प्रकाश अलग से डालेंगे और अलग से बताएंगे आपको। बैंक वाले को भी रिलैक्सेशन मिलेगा। राकेश जा ने गुड नाइट बोला है, सबको गुड नाइट मेरी ओर से। सुधीर कुमार, रहमत अली, गुरशरण सिंह, रोहित राय, इन्होंने कहा है कि रोहित ने बार बार लिखा है कि कोरोना के चलते रूटीन सब प्रॉब्लम में है, हताहत हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि घर में रह के अपनी तैयारी करनी है। तो रोहित आप घर में रह के तैयारी करिए, जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं घर में रह के तैयारी करें। अब ये नहीं समझे कि उसमें बाहर घूमने के लिए मौका नहीं मिले, तो अच्छा है कि घर में रहिए। जब फिर मिलेगा बाहर तो फिर आबो हवा बहुत शुद्ध हो चुकी है, बाहर घूमेंगे, तब तक आप घर में रहिए। एंथ्रोपोलॉजी मैथिली में से कौन सा लें, तो वो आपका अगर मैथिली क्षेत्र से आते हैं
मधुबनी दरभंगा क्षेत्र से आप आते हैं तो मैथिली लीजिए, अदरवाइज एंथ्रोपोलॉजी अच्छी पेपर हो सकती है। चंचल मिलना चाहते हैं, अभी नहीं मिल सकते। आईएएस बनने के लिए कल्पना सिंह ने लिखा है पढ़ने ने कि कैसे करेंगे। आईएएस के लिए अलग से सेशन मैंने लिया है। आप मेरे चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बिल्कुल एग्रीकल्चर वाले भी ले सकते हैं। किस नाम से है यूट्यूब चैनल, तो मैंने बताया youtube.com/डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, इस नाम से यूट्यूब चैनल है। उस पर लिखा हुआ है आईएएस बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर उसके बाद मेरे ही वीडियो वहाँ पे होंगे, आप समझ जाएंगे कि मेरा चैनल है। आप सर्च करिए, फिर मिल जाएंगे हम। बीए है तो इसका कर सकते हैं, बिल्कुल। रवि रंजन ने भी पूछा है, राशिद ने पूछा है, आशुतोष कौशिक जितने स्मार्ट है उतने आपके स्मार्ट वर्क है। चलिए ठीक है, थैंक यू। इंटर मेंस की तैयारी किस सब्जेक्ट से करूं? अच्छा, रहमत ने पूछा इंटर किस सब्जेक्ट से करें। बीपीएससी करना है चाहे कुछ भी, लेकिन आप 10+2 साइंस से करेंगे तो बेटर रहेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, कर सकते हैं। मनजीत सिंह है, उनका क्वेश्चन। भगवान चौहान, निदय सागर, कल्पना सिंह, स्वाति, शिवम, संतोष, बहुत सारे लोग हमसे मिले हैं, फिर मिलने की इच्छा रखते हैं, तो जैसे नॉर्मल होगा तो फिर आप मिल सकते हैं। चलिए, बहुत लोगों ने हमें काफ़ी प्रशंसा भेजा है, सभी को थैंक्स। कल फिर मैं 7:30 बजे आ रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चंस आपके रहे होंगे उसको हम पूरा कराएंगे। और मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको, एंड गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, आईएएस। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और आपकी तैयारी चलती रहे।